गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। भारत में एक नया परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस परिवर्तन को आप समझिएगा तो इकोनॉमी का न सिर्फ एक महत्वपूर्ण टॉपिक समाप्त होगा बल्कि आपका जो सोचने का तरीका है बाजार को लेकर, महंगाई को लेकर, वो भी बदलेगा। सामान्यतः अगर आप अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं या अर्थव्यवस्था से आपका लगाव नहीं है तो ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जब सामान खरीदते हैं, देखिए दो ही चीजों में हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, या तो सेवा का करते हैं या वस्तु का करते हैं। अब आप सोच लीजिए, आप अगर आप सोच सकते हैं तो दिमाग लगाइए, क्या इसके अलावा कहीं खरीद बिक्री होता है कुछ का क्या। तो आपको पता चलेगा कि या तो हम लोग सर्विस लेते हैं या फिर हम लोग वस्तुएं लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब इसी लेन देन को करने के लिए हम लोग दो तरह के, मतलब महंगाई को देखने के लिए दो तरह के मापकों का प्रयोग करते हैं। एक को कहते हैं WPI और एक को कहते हैं CPI। ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, आप सुनते होंगे ना कभी कि होलसेलर से ले आना सामान। होलसेलर से लाने का मतलब क्या है, जहां उत्पादन हो रहा है, जैसे कोई वस्तु बनाए, मान लीजिए ब्रेड बनाए और ब्रेड को हम कंपनी से खरीद लिए तो ये होलसेल हो गया, यानी कंपनी से ही खरीद लिया गया। लेकिन जब ये ब्रेड मार्केट में पहुंचेगा, बाजार में पहुंचेगा, तो इसमें कई सारे चीज जुड़ जाएंगे, जैसे टैक्सेस जुड़ जाएगा, जैसे प्रॉफिट जुड़ जाएगा, आवागमन परिवहन का कॉस्ट जुड़ जाएगा। तब ये पहुंचेगा कंज्यूमर के पास। किसके पास पहुंचेगा? उपभोक्ता, आपके पास, कंज्यूमर के पास। तो देखिएगा प्राइस डिफरेंशिएट करता है। तो खैर, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो CPI में बदलाव हुआ है। और CPI के किस में बदलाव हुआ है? तो आधार वर्ष के में बदलाव हुआ है। अब ये आधार वर्ष क्या होता है, बेस ईयर क्या होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आने का पूरा संभावना बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस बात को समझते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको निकाला जाता है NSO द्वारा, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। महंगाई और CPI को समझने के बहुत बेहतर मानक है। अब आपको लगा होगा महंगाई क्या है। बहुत ही सरल अर्थों में मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि आपके पास 100 रुपया है, मार्केट आप जाते हैं, 5 चॉकलेट लेते हैं और 2 नोटबुक लेते हैं। 5 चॉकलेट हो गया, 2 नोटबुक हो गया। तो आपको लगा बहुत बढ़िया है भैया, 500 रुपये में तो इतना सामान हो जाता है। लेकिन अगले कुछ महीनों बाद आप मार्केट जाते हैं तो आपको मात्र 3 चॉकलेट या 4 चॉकलेट मिलता है और नोटबुक नहीं मिलता। यानी आपको यहाँ पर घाटा कितना का लगा? तो 1 चॉकलेट का घाटा लगा, 2 नोटबुक का घाटा लगा। आपको तो बड़ा टेंशन आ गया कि भैया 100 रुपये में तो हम उतना सामान ले गए थे, और अभी भी देखते हैं पुराने जमाने के लोग इतना में देता है, इतना में देता है, बड़ा हालत है जो यहाँ पर दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये के मूल्य में कमी आया है। 100 रुपया का जो मूल्य उस समय 5 चॉकलेट 2 नोटबुक के बराबर था, अभी 4 चॉकलेट के बराबर है। तो मूल्य में ह्रास हुआ है। ठीक है, सिंपल सा बात है। सरकार इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इन्फ्लेशन के जरिए मापती है। मापने का मतलब हुआ कि महंगाई कितना बढ़ा। अगर ज्यादा महंगाई हो जाएगा तो जानते हैं ना, कॉमन पीपल तो मर जाएगा बेचारा, कमाता है, खाता है, और अगर महंगाई बढ़ते जाएगा, कमाई वहीं का वहीं रहेगा, तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो इसको कैसे मापा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को? तो मुख्यतः वस्तुओं का एक टोकरी है। अब मान लेते हैं इस टोकरी में 100 सामान है। 100 सामान का आज क्या रेट है, कल क्या रेट है, परसों क्या रेट है, ये हम देखते हैं। और देखते हैं रेट बढ़ रहा है तो हमको पता चल जाता है कि महंगाई बढ़ रहा है। अगर रेट स्थिर है तो हमको लगता है कि महंगाई स्थिर है। अगर रेट कम हो गया तो हमको लगा कि महंगाई कम हो गया। तो मोबाइल रिचार्ज, आटा दाल, मकान का किराया, बिजली का बिल, और अब नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन हो गया, अमेजन सब्सक्रिप्शन हो गया, तो ये सब भी अब जुड़ते जा रहा है ना। अब तो नया है। अब देखिए कल और आज में क्या अंतर है। 2012 तक जो हमारा पुराना आधार वर्ष था उसमें हम लोग ज्यादा नेट रिचार्ज नहीं करते थे, ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज नहीं करते थे, AI में का प्रयोग नहीं करते थे। अब पैसा लेके भी AI में कई सारे एप्लीकेशन का यूज करते हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, है ना, हॉटस्टार हो गया। ये सब पर हम अभी पैसा देके वहां से रिचार्ज करवाते हैं, फिर देखते हैं। तो ये सब नया है, गुड्स है, नया खरीदारी है जो हम कर रहे हैं, तो इसको भी जोड़ दिया गया है। तो नया आधार वर्ष क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रश्न यहीं से बनेगा और यही आपको पढ़ के रहना है। ठीक है,
तो आधार वर्ष क्या होता है, ये बात समझ लीजिए कि बेस ईयर एक सीमा रेखा है, एक बेंचमार्क है। अगर यहाँ से हम लोग मुख्यतः कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं, तुलना करने का प्रयास करते हैं, तो महंगाई नापने के लिए हमें एक पुराने साल से तुलना करनी पड़ती है, और वो पुराना साल ही आधार वर्ष कहलाता है, बेस ईयर कहलाता है। आधार वर्ष का वैल्यू हमेशा 100 मापा जाता है और 100 के आसपास ही फिर काउंट किया जाता है। जैसे पुराना आधार वर्ष 2012 था, ठीक है, 11-12 था। अब इसी 100 को हम लोग 2024 के आधार वर्ष के आधार पर मापेंगे, जो नया आधार वर्ष है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो गया कि आपका नया आधार वर्ष 2024 है। इसी से आने वाले सालों की कीमतों की तुलना की जाएगी कि 2025 में कितना होगा, 2026 में कितना होगा, 2027 में कितना होगा। तो नया आधार वर्ष आपका 2024 के आधार पर। हालांकि बात चल रहा था कि 2017-18 को आधार वर्ष बनाया जाए, लेकिन भारत सरकार ने नए नियमों के तहत 2024 को नया आधार वर्ष बनाया है। सरकार के अपने अपने तरीके हैं, क्योंकि सरकार को भी महंगाई कम दिखाना है, तो उन्होंने पेपर वर्क थोड़ा ज्यादा कर लिया है ना। अब आइए यहाँ पर जो और इम्पोर्टेंट बात है, कुल वस्तुएं जो पहले यानी 2012 का जो आधार वर्ष था उसमें 299 था, जिस वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर अब 358 कर दिया गया है, यानी 59 आइटम्स है जो ज्यादा है। ये बात को समझिए। टोकरी जिसके आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाला जाता था, पहले कितना था, 299 था, अब कितना रह गया, तो अब 358 रह गया, 59 आइटम ज्यादा जुड़ा है। अब इसमें वस्तु की बात कर ले, 259 पहले था जो अब 308 हो गया है, और सेवा जो पहले था जिसके आधार पर गणना किया 40 था, 50 हो गया है। तो दोनों मिलाकर 358 आइटम है, 358 आइटम्स है यहाँ पर। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, टोकरी बदला क्यों किया है? तो समय बदल रहा है, उपभोक्ता का सोच बदल रहा है, खरीदारी बदल रहा है, तो वस्तुएं भी बदल दिया गया। तो बदलते उपभोग पैटर्न, शहरीकरण और डिजिटलीकरण को दर्शाने के उद्देश्य से यह काम किया गया है। अब आते हैं महत्वपूर्ण भारांक की ओर, किसको किसको कितना भार दिया गया है, क्योंकि उपभोक्ता जो है खाने वाला सामान भी खरीदता है, घूमने वाला सामान भी ले जाता है, आवास, अब देखिए घरों को भी खरीद रहा है, घरों को भी बना रहा है, तो ये बदलाव है। तो खाद्य पदार्थ में पहले जो भार 45.86% था, अभी माना जा रहा है खाद्य पर जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे भोजन पर खर्च कम होता है, और अन्य वस्तुओं पर जैसे कार, लगेरियस लाइफ पर आप ज्यादा उपभोग करते हैं। तो खाद्य पदार्थ तो पहले जो भार था 45.86%, वो अब हो गया है 36.75%। तो ये कमी देखने को मिला है। आप एंजल्स लॉ पढ़े होंगे, आय बढ़ने पर भोजन पर होने वाला खर्च प्रतिशत में कमी आ जाता है, और ये बात आज का नया उपभोक्ता वर्ग बता भी रहा है। अच्छा, आवास और सेवाएं जो पहले 10% था उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसमें शहरी के आवास का किराया, बिजली, गैस, पानी, इन सब के कनेक्शन को भी जोड़ दिया गया है। तो इस तरह भारांक में प्रमुख जो बदलाव हुआ है खाद्य पदार्थ को लेकर हुआ है, और आवास और सेवाओं को लेकर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अभी भारत में जो निम्न मुद्रास्फीति है, मतलब सबसे कम महंगाई दिख रहा है, और लहसुन में, प्याज में, आलू में, अरहर में, तूर में, मटर में दिख रहा है। सबसे कम तो दिख रहा है आपका लहसुन में, -53.05%। हालांकि ये मौसम जो होता है दिसंबर जनवरी वाला, उसमें इसका रेट कम ही हो जाता है, यही जून जुलाई में आएगा तो रेट बढ़ जाएगा। तो ये तो देखने का नजरिया है। सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति कहाँ देखने को मिला है, तो चांदी के आभूषण में ये 159.67% वृद्धि हुआ है, टमाटर में, नारियल खोपरा में, सोना हीरा प्लेटिनम ज्वेलरी में, और नारियल तेल में। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति देखने को मिला है। अब देखिए सीपीआई को जो हम 2012 में देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए आपका फूड और बिवरेज में 45.86% हिस्सा होता था, यानी 100 रुपया अगर है, 100 भार है, तो 100 भार में 45.86% हिस्सा फूड आइटम्स का होता था। उसके बाद यहाँ आ जाइए, पैन, टोबैको और इंटॉक्सिक में 2.38% था। फिर आप देखिए क्लॉथिंग और फुटवेयर में आपका 6.53% था, हाउसिंग में 10.07% था, उसके अलावा फ्यूल और लाइट में 6.84% था, और अन्य जो उत्पाद थे 28.32% भार हुआ करता था। टोटल मिला के 100 भार हो गया। ठीक है, अब जो है, अब देखिए क्या हुआ है, अब चीजें बदल गया है। फूड एंड बेवरेज में 36.75, पान, टोबैको एंड टॉक्सिस में 2.99, इस तरह हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, अदर फ्यूल में 17.67, इसको मैंने 18% के आसपास
आपको बताया। तो ये सारा चेंजेज हुआ है 2012 और 2024 में, ठीक है। क्या जुड़ा और क्या हटाया गया है? तो भैया मोबाइल डेटा प्लान जोड़ दिया गया है, ओटीटी सब्सक्रिप्शन जोड़ दिया गया है, बाहर का खाना, ऑनलाइन खरीदारी, पर्सनल केयर, ये सबको जोड़ दिया गया है, नए व्यवहार है उपभोक्ता के। और पहले वीसीआर कैसेट मोटा मोटा आता था, शादी वाला मूवी वाला देखते थे, वही वाला। डीवीडी प्लेयर खत्म हो गया, टेप रिकॉर्डर खत्म हो गया, सीडी डीवीडी खत्म हो गया, तो इन सबको आउट कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, क्योंकि अब इसका खरीदारी कोई करता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी जो हम लोग नया बेंचमार्क अपनाए हैं सीपीआई का, उससे साथ समतुल्य करने में यानी तुलना करने में आसानी होगा। कहता भारत अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सीओआई सीओए वर्गीकरण का हिस्सा बन गया है। उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर डेटा की तुलना करना। पहले यह 6 श्रेणियों में था, जो क्लासिफिकेशन शिफ्ट होकर अब 12 श्रेणियों में हो गया है। मुख्यतः इस संदर्भ में यह किया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हम अपना भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का तुलना कर सकें। वर्तमान महंगाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको। वर्तमान महंगाई का डेटा है अखिल भारतीय संयुक्त सीपीआई जो है 2.75% है। अखिल भारतीय खाद्य मुद्रास्फीति जो है 2.13% है। तो ये दोनों डेटा आपको कंठाग्र होना चाहिए। और सबसे अधिक मुद्रास्फीति व्यक्तिगत देखभाल और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च होता है, जो 19.02% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का लक्ष्य क्या है? तो देखिए आरबीआई को दिया गया है भैया महंगाई मेंटेन करके आपको रखना है, मतलब महंगाई ज्यादा नहीं होने देना है, कम नहीं होने देना है, ना इन्फ्लेशन होने देना है, ना डिफ्लेशन होने देना है, ठीक है। तो आपको लक्ष्य दिया गया है 4% के आसपास, 4 ± 2 करके। तो न्यूनतम 2% तक जा सकता है, मैक्सिमम 6% तक जा सकता है। इतना छूट है आरबीआई को कि इतना के बीच आप महंगाई को रख सकते हैं, और ये आरबीआई प्रयास करता है, ठीक है। आगे देख लें तो डेटा संग्रह और तकनीकी सुधार के लिए क्या किया गया है? इस बार कागज के बजाय कंप्यूटर लैपटॉप का उपयोग किया गया है। कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यूइंग किया गया है। ऑनलाइन मार्केट को जोड़ा गया है, खास करके 25 लाख से अधिक आबादी वाले 12 शहरों को ई कॉमर्स को शामिल किया गया है सीपीआई में। ग्रामीण आवास में मकान किराया अब गाँवों में भी लगाया जाता है, तो इस संदर्भ को भी इसमें शामिल किया गया है। तो सरकार की जो नीतियां हैं, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था के रुख को समझते हुए, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझते हुए सारा महंगाई निकाला जाएगा। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं, जुड़े रहिए। साथ ही आपको बता दूं कि हम लोग आपके लिए बीपीएससी का कई सारा बैच लेकर चल रहे हैं, जैसे एसीएफ का लेकर चल रहे हैं, 72वीं बीपीएससी का और सबसे कम मूल्य में। उसके अलावा ऑडिटर का लेकर चल रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का लेकर चल रहे हैं, इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का लेकर चल रहे हैं। तो आप इस हमसे जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।